गठबंधन, मोहब्बत का अटूट बंधन। एपिसोड 5। सुबह का वक्त, बनारस। सुबह के 5 बजे रहे थे, पर आदत अनुसार अद्विका की नींद खुल चुकी थी। वह जल्दी उठी और अपने बैग से कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ गई और वहां से नहाकर बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर अपने बाल बनाने लगी। उसने एक सादी सी पीच कलर की साड़ी पहनी थी, बालों की ढीली सी गांठी हुई चोटी बना ली और ड्रेसिंग टेबल में कुछ ढूंढते हुए कहने लगी, अरे सिंदूर कहाँ रखा है। पर इतना कहते कहते वह रुक गई, क्योंकि उसे कल की बात याद आई कि उसने कल ही इस रिश्ते को तोड़ लिया था, तो अब सिंदूर लगाने का कोई तुक ही नहीं बनता। ये सब याद आते ही उसकी आंखें फिर बरबस नम होने लगी थीं। पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब तू और कमजोर नहीं पड़ सकती अधिका। जब तूने खुद को इस रिश्ते से आज़ाद किया है, वापस खुद को उस रिश्ते को लेकर कमजोर पड़ने भस दे लिए और तुम्हारी कभी कोई अहमियत ही नहीं थी। और यह राबदा खुद को संभालकर वो कमरे से बाहर आए और भोर के उस उजमे घर को प्यार से देखने लगी। उसकी आँखों के सामने उसके बचपन के दृश्य आ रहे थे, जहाँ उसकी माँ कभी उसके पीछे उसे खाना खिलाने के लिए भाग रही थी, तो कभी वह अपने पापा के गोद में चढ़कर उनसे बच रही थी। वह तुलसी का पौधा जो अंदर के प्रांगण के बीचों बीच लगा था और सूख सा गया था, उसे देखकर भी उसे उसर की माँ का और उसकी पूजा करना याद आ रहा था। तो वह सबसे पहले उस पेड़ के पास गई और उस सूखे हुए पौधे को वहां से हटाते हुए वहां की मिट्टी बदली और बाहर से एक हरी तुलसी का पौधा लाकर वहां लगा दिया। फिर पूरे घर की वैसे तो साफ सफाई हुई थी, पर उसने खुद उसे थोड़ा ठीक किया और मंदिर के पास आ गई और मंदिर को साफ करके वहां लगी राधा कृष्ण जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, आज से नया शुरू कर रही हूँ, हर कदम पर मेरा साथ देना आप। शुरुआत आप ही की पूजा से करूँगी। और यह कहते हुए आरती की थाली तैयार की और आरती शुरू कर दी। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। वह अपनी भक्ति में मग्न थी। वहीं जय भी उसकी आवाज सुनकर उठ गया और बाहर की तरफ आया। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जय भी उसमें खो गया और बस हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। पर फिर नहीं जाने उसके दिमाग में क्या आया, उसने वीडियो करना शुरू कर दिया, अद्विका की आरती करते हुए, और फोन को एक जगह पास ही टेबल पर सेट कर दिया। वहीं अधिका इन सबसे बेखबर गाए जा रही थी और आरती कर रही थी। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाए रही। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाए रही है। उसकी आवाज घर के बाहर तक जा रही थी। पड़ोस की एक औरत पूजा करते हुए अपने घर के बाहर आई, तो उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, आ गई हमरे यहाँ की चहकती चिड़िया, इसलिए तो सुबह की शुरुआत इतनी सुहानी हुई है। प्रभु बस इसे खुश रखे हमेशा। और ये कहते हुए वह अपने घर के बाहर वाले तुलसी की पूजा करने लगी। फिर खुद अद्विका के घर की तरफ प्रस्थान कर गई और अंदर आकर चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और अधिका को आगे गाते हुए सुनने लगी। भोर भये ते सांझ ढले तक, सेवा को नित नेम महारो, स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए वो, भोग लगाए वो लागत प्यारो, कब ते निहारत आपकी ओर, कब ते निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो। गाते हुए अद्विका के चेहरे का एक सुकून झलक रहा था, जो जिन्हें आज तक नहीं देखा था, और ये देखकर वह अपने आप में भगवान से
प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, अब तो बस मेरे उस नालायक दोस्त को समझा देना कि उसने क्या खोया है। उसने पत्थर समझकर हीरे की कद्र नहीं की। प्लीज जल्दी समझा देना, वरना कहीं देर ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। और यह सोचते हुए हाथ जोड़कर राधा कृष्ण की मूर्ति की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगा। वहीं अद्विका ने आगे गाते हुए आरती समाप्त की। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जानी वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जानी वृंदावन धाम पधारो। आखिर में उसने अपना सर झुकाकर प्रणाम किया और थाली लेकर पलटी तो अपने सामने जय और काकी को खड़ा देखकर बोली, अरे भैया, आप जाग गए। माफ करिएगा, मेरे कारण आपकी नींद खराब हो गई, लेकिन मेरी आदत है हमेशा से सुबह उठकर पहले इनकी पूजा करना, इसलिए सॉरी। कहते हुए जय की तरफ आई तो जय बोला, कोई बात नहीं भाभी, और मैंने पहली बार आपकी आवाज सुनी है। बड़ा सुकून है आपकी आवाज में, पर अफसोस अभी आवाज फिर शायद नसीब में ना हो, क्योंकि आप तो। कहते कहते वह रुक गया और बोला, खैर भाभी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मुझे दिल्ली के लिए भी निकलना है। और ये कहते हुए वापस कमरे की ओर बढ़ गया। वही अधिका भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि जय हो या मीरा जी हो या शुभांगी हो, ये तीनों उससे बहुत प्यार करते थे, उसे बहुत स्नेह दिया और आदर भी। तो इनसे दूर रहना उतना ही मुश्किल है जितना उसका उनसे दूर रहने की बात सोचकर उसे भी बुरा लग रहा था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, जो होना था वह हो चुका था। ये सोचकर उसने एक गहरी सांस ली। तभी काकी, जो काफी देर से वहां थी, वह मुंह बनाते हुए बोली, का बात है चाहती चिड़िया, तू यहाँ से काउड़ी, तू तो वापस आने का पता ही भूल गई। का हम लोगन की याद नहीं आती का? इस पर अद्विका उनके गले लगकर बोली, ओफो विमला काकी, याद उनको करते हैं जिनको भुलाया जाता है। मैं आपको कभी भूल ही नहीं तो याद क्यों करोगी? वैसे भी अब आपकी चाहती चिड़िया ही चहकेगी, तो नाराज मत होना, बस लाड़ करना मुझसे। ये सुनकर विमला काकी उससे अलग होते हुए बोली, का मतलब है तुम्हारा कि तुम यहाँ रहोगी? अरे पागल लड़की, तुम्हारा घर तो वह है, तुम्हारा ससुराल, तो वहाँ रहो। यहाँ बस चहकती हुई आई और चहकती हुई यहाँ से विदा हो जा। कहते हुए उसके गालों को प्यार से सहलाती हैं, तो अधिका उनके हाथों को थामकर उन्हें देखते हुए कहती हैं, कोई ससुराल नहीं रहा काकी, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो ससुराल कहाँ हैगा? ये सुन काकी उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है, तो अद्विका उन्हें आंखों में नमी लिए सब कुछ बताने लगती है और फिर उनसे पूछती है, आप बताए, कुछ गलत किया मैंने? जहाँ इज्जत ही नहीं थी वैसे रुकती, वहाँ पर दम घुट रहा था मेरा काकी। कहते हुए उनके गले लगकर वापस से रोने लगती है। वही काकी उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे समझाते हुए कहती हैं, ना मेरी बच्ची रोते नाही, तू हमारी चहकती चिड़िया है, तू रोएगी तो हम भी तो उदास हो जाएंगे ना। और लोगन कुछ भी बोले, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा जो भी फैसला है वह सही है या गलत, अब ये तो कान्हा जी ही जाने, लेकिन तुम्हारा साथ हम हमेशा देंगे। कहते हुए कुछ वक्त उससे बातें करके वहां से चली जाती है। फिर अधिका भी किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है और नाश्ता बनाने के बाद जय को बुलाकर उसे नाश्ता करवाकर वहां से दिल्ली के लिए रवाना करती है। वही सुबह के वक्त दिल्ली में श्रीवास्तव निवास में आज एक अजीब सी उदासी और शांति थी। मीरा जी ने सुबह सुबह आरती तो की, लेकिन वह खनक, वो खुशी नहीं थी उसमें। फिर वह आकर सोफे पर बैठ गई और रामू
काका से बोली, 1 कप चाय बना दीजिए। और यह कहते हुए अपने मन में सोचने लगी, वो होती तो कहना भी ही पड़ता, खुद चाय अब ना कर ले आती, पर ... खैर, आज से मेरे इस नालायक बेटे की अक्ल पर पड़े पत्थर हटना शुरू होंगे। पता चलेगा अब इसे कि इसने क्या खोया है। ये सोचते हुए एक गहरी सांस लेकर वहीं बैठी हैं। दूसरी ओर सोहम के कमरे में वह जब एक्सरसाइज करके वापस आया तो उसे बैक साइड टेबल पर हमेशा की तरह ब्लॉक व कॉफ़ी रखी नहीं देखी। ये देखकर उसे चिढ़ होने लगी, क्योंकि हमेशा उसकी कॉफ़ी उसके आने से पहले साइड टेबल पर होती थी और वह सीधे अपने ट्रैक सूट में नीचे आते हुए चीखकर बोला, काका काका, आज आपने मेरी कॉफ़ी क्यों नहीं रखी? आपको पता है ना, एक्सरसाइज करके आने के बाद मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत है। इस पर मीरा जी के लिए चाय लाते हुए काका थोड़ा डरते हुए बोले, पर सर, हमेशा तो आपकी कॉफ़ी अधिका मैडम रखती थी, तो मैं भूल गया इस बारे में, और मेरी आदत भी छूट चुकी थी। वही मीरा जी उनकी बातें सुन काका के हाथ से चाय लेते हुए उसे एक तंज कसते हुए कहती हैं, तेरे हिसाब से कुछ नहीं किया था ना उसने, अब तुझे पता चलेगा क्या क्या करती थी वह। फिर चाय पीते हुए काका से कहती हैं, बना दीजिए इसकी ब्लैक कॉफ़ी, कड़वा पिएगा भी तो और ज़्यादा कड़वा बोलेगा भी तो। सोहम उनसे कहता है, माँ, उसके जाने की वजह से आप मुझ पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? आप शांत रहिए ना। और अब पहले भी यह घर चलता था जब वह नहीं थी, अब भी चल जाएगा। गलतफहमी आपकी दूर होगी कुछ दिन में, माँ, कहते हुए ऊपर की ओर जाने लगता है तो मीरा जी कहती हैं, इंतज़ार रहेगा उस दिन का और पता भी चल जाएगा कि किसकी गलतफहमी कब दूर होती है। मैं भी यही हूँ और तू भी। इस बात पर सोहम उन्हें कपे छोटे ऊ की मात्रा डरता नहीं कहता और ऊपर अपने कमरे की ओर चला जाता है। कमरे में आकर वह अपने ट्रैक सूट के जैकेट को खोलकर गुस्से में बैग पर फेंकता है और कहता है, तुम्हें और लोगों को लगता होगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं रहकर दिखा दूंगा। सिर्फ 1 कप कॉफ़ी की किसी की आदत छुड़वाई है तुमने, वह वापस बन जाएगी एक चीज़ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि वह मानना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अधिका के जाने के बाद उसकी जिंदगी में आ रहे ये छोटे मोटे बदलाव और लोगों का रूठना सहन नहीं हो रहा था। फिर वह तैयार होने चला जाता है और कुछ देर में तैयार होकर आता है तो आज उसे कुछ खल रहा था। हमेशा उसे उसकी चीजें जैसे वॉलेट, ब्लेजर, घड़ी, नेक टाई सब बैग पर अच्छी तरह से अरेंज करके रखा मिलता था, लेकिन आज वो वहाँ नहीं थे। यह देख उसका पारा फिर चढ़ने लगा और वह चीखते हुए बोला, रामू काका, शंभू कहाँ हो? सबके सब चीजें अपनी जगह क्यों नहीं रखी हैं यहाँ पर? कहते हुए गुस्से में अपने बालों पर हाथ फेरने लगता है। तभी मीरा जी आराम से उसके कमरे में आते हुए उसे कहती हैं, अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा और इतना गुस्सा, जो चीज़ जैसे पहले होती थी अब अगर वैसी ना लगे तो बिना चीखे चिल्लाए समझ जाना कि वह नहीं है, इसलिए वह चीज़ वैसी नहीं है। समझा? अब खुद के काम खुद करने की आदत डाल ले जैसे पहले करता था। और यह कहते हुए उसके कमरे से निकलकर चली जाती हैं। वही सोहम भी खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है और अपनी चीजें निकालकर खुद पूरी तरह से तैयार होकर बाहर नाश्ता करने आता है, लेकिन वहाँ उसे नाश्ते का टेस्ट भी बदला बदला महसूस होता है और यह महसूस करके वह खुद में कहता है, क्या इस घर की हर चीज में तुम्हारे जाने से फर्क पड़ रहा है? लेकिन क्यों इतनी जरूरी हो गई तुम सबके लिए?
ऐसा भी क्या था तुमने? यह सोचते हुए उसकी झुंझलाहट और ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन किसी से वह क्या कहता। इस चक्कर में उसने खुद को शांत करते हुए नाश्ता किया और जल्दी से ऑफिस की तरफ निकल गया। श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस में सोहम गुस्से से तेज कदमों से अपने केबिन की तरफ बढ़ा और जाकर चेयर में बैठ गया। तभी विक्रम डरते हुए उसके केबिन में आया और बोला, सर, ये फाइल। वो ये कह ही रहा था कि तभी सोहम ने उसे हाथ दिखाते हुए रोका और झुंझलाकर उससे पूछने लगा, क्या वह इतनी जरूरी? इस पर विक्रम वापस हकलाते हुए बोला, कौन सा? उसकी आवाज सुनकर सोहम अपने होश में आया और उसने खुद को संभालते हुए विक्रम से कहा, कोई नहीं, ये सब छोड़ो, मुझे यह बताओ कि जय कब वापस आ रहा है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तो विक्रम बोला, आज रात तक वह वापस आएंगे सर, कल आप उनसे बात कर पाएंगे। अभी तो वह जस्ट बनारस से निकले हैं, मेरी उनसे बात हुई थी। ये सुन सोहम बोला, ठीक है, तुम जा सकते हो। तो विक्रम वहां से जल्दी निकल गया। वही सोहम अपने मन में सोचने लगा, वर्यों किया तूने ऐसा जय? तूने भी उसका साथ दिया और मुझे नहीं बताया। खैर, अब तो इस बारे में तुझसे बात करनी ही पड़ेगी। आजा तू एक बार वापस। ये सोचते हुए अपने हाथ में एक पेन को घुमाने लगता है और फिर कुछ वक्त बाद अपने कामों में खुद को डुबाने की और ध्यान लगाने की कोशिश करने लगता है, ताकि अद्विका या उसका ख्याल उसके मन में बार बार ना आए, जो आज तक कभी नहीं हुआ पर आज हो रहा था। लेकिन वह नाकाम रहता है और खुद से ही बोलता है, आज तक तो कभी उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, फिर आज क्यों पड़ रहा है? क्या हो रहा है मुझे उसके लिए या उसके जाने से इतना अजीब सा महसूस कर रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कहते हुए वह रुक जाता है और सोचते हुए आगे कहते हैं, समझा ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या फील हो रहा है। ये कैसी अजीब फीलिंग्स हैं? ये सोचते हुए पहली बार था कि उसके मन में अधिका का ख्याल भी आया था और वह उन्हीं में खोया सा बैठा था। बनारस में दिन के वक्त अद्विका एस कॉलेज में गई, जहां से उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और अपनी डिग्री ली थी, ताकि वहीं कोई जॉब देख सके, क्योंकि वहां के प्रिंसिपल से उसकी अच्छी जान पहचान थी। आखिर वह टॉपर जो थी, वो प्रिंसिपल साहिबा के केबिन में ही बैठी थी और उनसे बातें कर रही थी। तो उन्होंने कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी इतनी ब्राइट स्टूडेंट इन स्टूर डांस को पढ़ाएगी। कल फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू देने आ जाना। तुम पक्का सिलेक्ट हो जाओगी तुम बोर्ड से, और मैं रेफरेंस लेटर एक दे ही दूंगी। टेंशन मत लो, आई एम विथ यू। ये सुन अद्विका खुश होते हुए बोली, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर मैं ये जॉब के लिए सिलेक्ट हुई तो पूरी लगन से इसे निभाऊंगी। ये कहते हुए उनसे कुछ और बातें करके वहां से निकलकर वापस घर आ जाती है। फिर आंगन के झूले में बैठे बैठे खुद से ही कहती हैं, इस सफर का आगाज तो अच्छा हुआ है, आगे भी ऐसे ही हो तो सही होगा। ये कहते हुए वही आंखें बंद करके बैठकर चल रही सुहावनी हवा को महसूस करने लगती है और खुद में कहती है, मोहब्बत तेरी हवाओं में बहती है बनारस, लेकिन तेरी ये गलियां मेरे अधूरे इश्क की दास्तों भी बखूची कहती हैं। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ जाती है। क्रमशः जहाँ एक तरफ अधिका के सफर का आगाज शुभ था, वही सोहम अपने सफर में डगमगा रहा है अधिका के बिना। लेकिन उसे मानना नहीं चाहता, मन में कुछ तो है लेकिन जानना नहीं चाहता। ऐसे में कैसे
जुड़ेंगे वापस ये दो दिल मोहब्बत के अटूट बंधन में। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ यहाँ मिलेंगे। इसीलिए बने रहें इस कहानी के साथ और समीक्षा करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें, ताकि मैं इसे और अच्छे से लिख सकूं। धन्यवाद।